यस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आप आ चुके हैं मिशन कांस्टेबल अब की बारी वर्दी हमारी 2026 के बैच पर। तो यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं अवेलेबल मिल रही हैं। ठीक है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कि प्रोवाइड किया जा रहा है। आपका जैसे क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर आपको मिल रही हैं, जैसे कि अगर आप जैसे नए जुड़े हैं, ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग से बता दे रही हूँ। देखिए, ये जो क्लासेस हैं, ठीक है, हमारी क्लासेस जो हैं 11 मई से स्टार्ट हैं, ठीक है? 11 मई से स्टार्टेड है, ठीक? और कहाँ पर है? यूट्यूब पर, ठीक? अब यहाँ पर आपको क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस है, वो आपका पूरा कांस्टेबल, एमपी कांस्टेबल का कंप्लीट सिलेबस जो है पूरा कराया जा रहा है, ठीक है? जैसे कि साइंस हो गया, रीज़निंग हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है? एमपी जीके हो गया और करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ये सारे जो पोर्शन है, ठीक है? सारे आपके कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है? और देखिए, डेली क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, साथ ही वीकली टेस्ट सीरीज़ भी आपको दिया जाएगा और पीडीएफ नोट्स ये भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट वगैरह हो गया और जैसे कि आपको किसी सब्जेक्ट में डाउट है, ठीक है? तो आपके डाउट भी क्लियर किए जाएँगे और साथ ही जैसे कि रिकॉर्डेड आप देख सकते हैं, जैसे अभी आपने देख लिया, फिर बाद में भी आपको ये अवेलेबल मिलेगा, ठीक है? आपके एग्ज़ाम तक होने तक ये आपको अवेलेबल मिलेगा, रिकॉर्डेड पूरे वीडियो आपके रहेंगे। चलिए, और देखिए, आपको इसमें कोई भी चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, कि ठीक है? आपको ₹1 का भी चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, फ़ायदा उठाना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी को मजबूत करना है, ठीक है? चलिए, ये हमारा टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, यहाँ पर आपको पीडीएफ हो गया, नोट्स हो गया, चाहे करंट अफेयर का हो गया, रीजनिंग का हो गया, चाहे साइंस का हो गया, आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ पर आपको मिल जाएँगे। आपको क्या करना है, स्कैन करना है और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद ये हमारा इंस्टा का क्यूआर कोड है, यहाँ पर जैसे कि आपको एजुकेशन से रिलेटेड आपको रील्स हो गया, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानकारी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएँगी, तो हमारे चैनल को फ़ॉलो करिए। चलिए, अब देखिए, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको जैसे कि ऑफ़लाइन बैच स्टार्ट करना है, एमपी कांस्टेबल का हो गया, चाहे एमपीपीएससी का हो गया 2027 के लिए, ठीक है? एमपीपीएससी हो गया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेबल का भी हो गया, बैंकिंग का, ठीक है? बैंकिंग का हो गया या फिर एमपी के अदर एग्ज़ाम जैसे कि एसआई हो गया या फिर एएसआई हो गया, ठीक है? पटवारी हो गया, ये सारे एग्ज़ाम की तैयारी आपके यहाँ से कराया जाएगा, वो भी ऑफ़लाइन, ठीक है? ताकि आपको ज़्यादा से अच्छे से पूरा सारी चीज़ें समझ में आएँ, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अगर आपको ऑफ़लाइन बैच स्टार्ट करना है, तो आपको इस नंबर पे क्या करेंगे, कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब देखिए, मैं आपको क्या पढ़ा रही थी, जैसे कि साइंस, ठीक है? हमने साइंस के टॉपिक जो हैं काफ़ी सारे कर लिए थे, ठीक? तो देखिए, आप जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ पर जो मेरे बैग में है, ठीक? ये क्वेश्चन है, ठीक है? एमसीक्यू है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? एमसीक्यू करने वाले और किसके करेंगे? साइंस का कौन-से टॉपिक के? केमिस्ट्री का, जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। जैसे कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, ठीक है? उसके अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। क्योंकि यहाँ से ही सारे जो क्वेश्चन हैं, सबसे ज़्यादा आपके यहीं से पूछा जाता है, ठीक है? परमाणु और अणु से हो गया, ठीक? तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, इसे अच्छे से देखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? तो देखिए, यहाँ हमारा जो टॉपिक है, वो कौन-सा है? परमाणु और अणु का, ठीक है? और इसी से रिलेटेड आपके पूरे क्वेश्चन हैं, ठीक है? बहुत सारे एमसीक्यू हैं, तो देखिए, आज हम देखेंगे कि क्वेश्चन जो है किस टाइप के आते हैं, आप कैसे मतलब इसके बारे में कौन-कौन सा होगा, ठीक? चलिए, देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दे दिया है कि पदार्थ की, ठीक है, विभाज्यता का विचार लगभग 500 ईसा पूर्व किस भारतीय दार्शनिक ने दिया था? ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में क्या है? महर्षि कणाद है, पद्मक क्या है? कत्याम है, ठीक है, फिर आर्यभट्ट है, फिर चरक है। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका सही आंसर है, ठीक है, सही ऑप्शन है, वो कौन-सा हो जाएगा? महर्षि कणाद हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था, जो पदार्थ है,
ठीक है, पदार्थ जो है वो बहुत ही सूक्ष्मतम, ठीक है, बहुत ही सूक्ष्मतम कण से बना है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूक्ष्मतम कण से बना हुआ है, ठीक है, उन्होंने कहा था। मतलब कि हम कह सकते हैं जैसे कि कण जो कण रहते हैं, ठीक है, और उनको छोटा से छोटा करते जाए तो उसका क्या होगा, एक वक्त आएगा, समय आएगा जिसमें क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा, जिसमें उसका विभाजित जो है हम नहीं कर सकते, ठीक है, उसका जो विभाजित है वो हम नहीं कर सकते, इसमें क्या हो जाएगा, बहुत छोटा होगा, अब उसका हम क्या करेंगे, विभाजित नहीं कर सकते, तो उसी से क्या बन जाएगा, आपका पदार्थ बन जाएगा, ठीक है। ये उन्होंने किसने कहा था, महर्षि कणाद ने कहा था, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, महर्षि कणाद हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिट्स और लियोसिपस ने पदार्थ के अविभाज्य कण को क्या नाम दिया था, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है जैसे अणु है, फिर परमाणु है, आयन है, यौगिक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, बताइए, यहाँ पर आपका क्या होगा, देखिए, यहाँ पर जैसे कि आपको क्या बोल रहा है कि ग्रीक है, ठीक है, दार्शनिक डेमोक्रिट्स और लियोसिपस ने पदार्थ के अविभाज्यकरण, मतलब कि पदार्थ को जो है क्या किया जा नहीं जा सकता, कि विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो वो अविभाज्यकरण को क्या नाम दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, परमाणु, ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, परमाणु, इसमें क्या हो जाएगा, बहुत ही सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, परमाणु हो जाएगा। जो इसे क्या नाम, मतलब कि इन्होंने क्या किया था, जो डेमोक्रिट्स जो रहता है, लियोसिपस ने क्या किया था कि जैसे कि जो परमाणु है, ठीक है, अब वो जो लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, लैटिन है, तो लैटिन और क्या हो जाएगा, या फिर इंग्लिश, ठीक, इंग्लिश लैंग्वेज से पहले उन्होंने क्या किया था, जो मतलब कि जो तत्व है उनको केवल क्या, दो जैसे कि अल्फाबेट है उन पे डिकोड किया गया जाए, ठीक है, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये क्या होते हैं, जैसे कि परमाणु क्रमांक हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपके तत्व हो गए, ठीक है, इनको केवल दो अक्षर या फिर एक अक्षर से क्या किया गया है, डिकोड किया गया है, ठीक है, ये चीजें, इसलिए इन्होंने क्या किया, अविभाज्य कण को क्या नाम दिया है, परमाणु नाम दिया है, ठीक है, ये चीजें। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, तत्वों के प्रतीकों को, ठीक है, उनके नाम के एक या दो अक्षरों से दर्शाने का आधुनिक सुझाव सबसे पहले किसने दिया था, तो देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन में जॉन डाल्टन है, ठीक है, एंटोनी क्या है, लेवोजियन है, जेम्स जैकब है, बर्जेलियस और रदरफोर्ड है, तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो मतलब कि आधुनिक है, ठीक है, जैसे कि हमारे हीलियम है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, ठीक है, इनको जो नाम है, ठीक है, इनको जो नाम है वो किसने दिया था, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, जेम्स जैकब होगा, बेrzelius ने दिया था, ठीक है, जो तत्वों में हमारे आवर्त सारणी में जो तत्व हैं उनके जो नाम है, ठीक है, जैसे हीलियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, ये वाले जो दो अक्षरों में बना रहता है, ठीक है, सोडियम हो गया या फिर नाइट्रोजन हो गया या फिर हाइड्रोजन, ये किसने नाम दिया था, जेम्स जैकब बर्जेलियस ने दिया था, ठीक है, इस चीजों को ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला क्या है कि किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य और अविनाशी कण होता है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, जे थॉम्सन है, जॉन डाल्टन है, नील बोर है कि प्राउस्ट है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जॉन डाल्टन, ठीक है, जो इन्होंने परमाणु क्रमांक के जो नियम बताए थे, ठीक है, अविनाशी कण बताए थे, ठीक है, कब बताया था उन्हें, जॉन डाल्टन का जो सिद्धांत आया था वो कब आया था, 1808 में आया था, ठीक है, 1808 में आया था, उन्होंने बताया था जो परमाणु है, ठीक है, वो क्या है, एक अविभाज्य कण है, मतलब कि उसे विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये क्या है, अविभाज्य कण है, तो वो किसने बताया था, जॉन डाल्टन ने कहा था, और अपने कौन से सिद्धांत में, जो डाल्टन सिद्धांत है उसमें बताया था, ठीक है, कब बताया था, 1808 में बताया था, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगला है परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर है, पिकोमीटर है, तो देखिए जो आपका क्या है, परमाणु त्रिज्या, मतलब परमाणु क्या है, बहुत ही सूक्ष्मतम कण है, ठीक है, तो उसका जो रेडियस है, उसकी जो त्रिज्या है, ठीक है, एटॉमिक जो रेडियस है, परमाणु त्रिज्या, वो क्या होगी, किस इकाई में उसको मापा जाएगा, तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, नैनोमीटर होती है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, नैनोमीटर होता है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक नैनोमीटर, ठीक है,
1 नैनोमीटर, जब मैंने आपको परमाणु और अणु पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था। खैर देखिए एक बार और बता देते, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10 की पावर 9 मीटर होता है। ठीक है, अब वहीं पर अगर मैं हाइड्रोजन का कहूँ, ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है, तो 10 की पावर क्या कह सकते हैं, 10 होता है, या फिर इसको कह सकते हैं 0.1 नैनोमीटर हो सकता है। ठीक है, ये मीटर में हो जाएगा, नैनोमीटर में हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, 1 नैनोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 9 मीटर हो जाएगा, ये चीजें हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, जो त्रिज्या हो जाएगी, परमाणु त्रिज्या को किस इकाई से मापा जाता है, तो क्या होगा, नैनोमीटर। ये क्या होती है, बहुत ही सूक्ष्मतम इकाई होती है, बहुत ज्यादा छोटी इकाई होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगले में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर क्या है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो यहाँ पर क्या है, पूछ रहा है रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, पहला क्या है, एंटोनी एल लेवजियन ने, ठीक है, जोसेफ एल प्राउस्ट ने, जॉन डॉल्टन ने, अवोगाद्रो ने। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर होगा आपका सही ऑप्शन, तो होगा ये चीजें एंटोनी एल लेवजियन ने। ठीक है, तो देखिए ये क्या होते हैं, ये रासायनिक विज्ञान के जैसे आधुनिक जो है रसायन विज्ञानी के जनक भी माने जाते हैं। ठीक है, ये जनक, ठीक है, एंटोनी एल लेवजियन ने। ठीक है, ये माने जाते कब थे, 1700, ठीक है, 79 में। ठीक, ये चीजें, तो ये क्या बोल रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण, मतलब कि जो द्रव्यमान है उसको ना ही क्या बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये नियम किसने दिया था, एंटोनी एल ने। ठीक है, ये चीजें हैं, तो इस चीजों का ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, किसी भी रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं, यह कथन किस नियम को परिभाषित करता है, बताइए। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि किसी भी रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा क्या हो रहे हैं, जो तत्व हैं, ठीक है, वो क्या हो रहा है, एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं, मतलब कि जो उनका मास होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, ये जो कथन है वो किस नियम को परिभाषित करता है, पहला क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा क्या है, स्थिर अनुपात का नियम, और तीसरा क्या है, अपवर्त्य अनुपात का नियम, फिर उसके बाद क्या है, गैसीय आयतन का नियम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान संरक्षण तो आप जानते हैं, जैसे कि क्या हो जाएगा, द्रव्यमान को जैसे ना ही, जैसे पदार्थ है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है, वो चीजें। ठीक है, अब यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका स्थिर अनुपात का नियम हो जाएगा। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम हो जाएगा, जो किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, इसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं, जैसे कि ये क्या है, निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में, मतलब कि इसे क्या कहा जाता है, निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं, स्थिर अनुपात के नियम का। किसने दिया था, जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, इस चीजों को ध्यान रखिएगा। चलिए फिर अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, में, ठीक, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक, क्या बोल रहा है, ऑप्शन में द्रव्यमान का निर्माण होता है, द्रव्यमान का विनाश होता है, या द्रव्यमान का ना तो सृजित होता है और ना ही विनाश, तो द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन में, इसका तो आ जाना चाहिए आपका पहले ही। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर एकदम करेक्ट बैठेगा वो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान ना तो सृजित होता है और ना ही विनाश होता है। आप क्या बोल रहे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इससे पहले मैंने आपको बताया ना, ये वाले में भी बताया और इसमें भी बताया, तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, द्रव्यमान ना तो सृजित होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान संरक्षण के नियम। ठीक है, चलिए अगला क्या है, किसी भी स्रोत से प्राप्त शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, किसी भी स्रोत से प्राप्त शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:8 रहता है। यह किस नियम की पुष्टि करता है,
बताइए। अब यहाँ पर क्या है, ये देखिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन में द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, स्थिर अनुपात का नियम, फिर दूसरा तीसरा क्या है, गुणित अनुपात का नियम, फिर उसके बाद क्या है, गैसीय अनुपात का नियम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे CO2 है, ठीक है, में कार्बन और ऑक्सीजन, मतलब कि यहाँ पर क्या है, CO2 है, ठीक है, इसका बोल रहा है जो CO2 है जिसमें कार्बन, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इसका अनुपात कितना बता रहा है, 3:8 बता रहा है, ठीक है, इसका अनुपात कितना बता रहा है, 3:8 बता रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि कार्बन है, ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब ऑक्सीजन में कितने होते, इसका क्या होगा, परमाणु क्रमांक क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यहाँ पर कितने, 2 हैं, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, और गुणे में करेंगे, मैं गुणा करेंगे इसका 2 से, तो कितना आ जाएगा, तो 12 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32। अब मैं इसको अगर काटती हूँ, ठीक है, किससे भाग देते, 4 से, अगर मैं इसको भाग देती हूँ, 4 से मैंने इसे भाग दिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, 3:8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रहेगा, इसका स्थिर अनुपात का नियम लगेगा, ठीक है, यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, आपका स्थिर अनुपात का नियम लगेगा, ठीक है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्थिर रहता है, और इसका अनुपात हमेशा क्या होगा, निश्चित होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या है, 3:8 है, और कैसे आएगा, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये चीज है। अब यहाँ का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका स्थिर अनुपात का नियम होगा, यहाँ पर किसी भी स्रोत से होगा, कहीं से भी अगर प्राप्त, जैसे शुद्ध आपका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो क्या हो जाएगा, उसका अनुपात हमेशा 3:8 आएगा, और कैसे आएगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु किस अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, डाल्टन का जो परमाणु का सिद्धांत है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, ठीक है, भिन्न भिन्न जो तत्व हैं उसके परमाणु किस अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दशमलव संख्या के अनुपात में, किसी भी यादृच्छिक अनुपात में, या फिर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में, या फिर भिन्न संख्या के जटिल अनुपात में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, मतलब कि यहाँ का जो अनुपात रहेगा, ठीक है। अभी जो आपने जैसे कि अनुपात है, यहाँ पर जो रहेगा आपका क्या बोला, छोटी, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में, ठीक है, ये बोला है छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में होगा। तो यहाँ पर केवल कितना आ जाएगा, जैसे कि 2:1 आ गया, या फिर 1:2 हो गया, ठीक है, या फिर 1:1 आ जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, 2:2, मतलब कि इसमें क्या होगा, केवल छोटी से छोटी पूर्ण संख्या का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में होगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो अनुपात का संयोग करके यौगिक बनाते हैं, तो छोटी पूर्ण संख्या, इसमें क्या होगा, जैसे 2 हो गया और 1 हो गया, 2:1, 1:1, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति प्रदान करने वाली संस्था कौन सी। देखिए यहाँ पर क्या है, पहला IUPAC है, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, हु है, फिर यूनेस्को है, फिर नासा है। बताइए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, IUPAC होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, IUPAC हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका जैसे कि इंटरनेशनल, ठीक है, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, ये होगा आपको क्या हो जाएगा, आपका फुल फॉर्म, IUPAC का फुल फॉर्म, ठीक है, ये चीजें।
और देखिए अगला में क्या है, लोहे का रासायनिक प्रतीक किस लैटिन भाषा से लिया गया? एफी। एफी जो है किस लैटिन भाषा से लिया गया है? तो पहला क्या है, फेरम है, ठीक है, नाइट्रियम है, कैलियम है, ठीक है, कॉपरम है। तो बताइए इसमें आपका जो आयरन है वो किससे लिया गया है? ठीक है, एफी जो है वो किससे लिया गया? लोहे का जो प्रतीक है। तो बताइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फेरम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? फेरम हो जाएगा। इसलिए जो आयरन है उसको मतलब किससे डिकोड किया जाता है? एफी से। ये क्या होता है? इसका लैटिन है, ठीक है, किस लैटिन नाम से लिया गया है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लोहे का लैटिन नाम क्या हो जाएगा? फेरम हो जाएगा। और जो नेट्रियम है, ठीक है, नेट्रियम है, उसका जो रहता है वो किसका है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये सोडियम का है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोडियम है, इसलिए इसे क्या किया कहा जाता है? नेट्रियम कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि इसको किसे डिकोड किया जाता है? सोडियम को Na से डिकोड किया जाता है। इसका लैटिन भाषा क्या हो जाएगा? नेट्रियम हो जाएगा। अगर कैलियम से कहें तो जो पोटेशियम आप पढ़ते हैं, ठीक है, पोटेशियम, ठीक है, जो पोटेशियम आप पढ़ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? कैलियम है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ये कैलियम, ठीक। और ये है क्या? कॉपरम का क्या हो जाएगा? Cu हो जाएगा, कॉपर है, ठीक है, ये किसका होता है? कॉपर का होता है, ठीक है, लैटिन भाषा, ठीक, ये चीजें। अब यहाँ पर देखिए, सोने और चांदी का लैटिन नामों के आधार पर क्रमशः सही रासायनिक प्रतीक क्या हो जाएगा? ठीक है, सोने और क्या हो जाएगा? चांदी, ठीक। तो यहाँ पर क्या है? जीओ और एसआई होगा, ठीक है, या फिर एयू और एजी होगा, कि एजी और एयू होगा, या फिर जीडी और क्या होगा? एसआर होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? एयू और एजी हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो सोना है तो वहां पर आपको पता होगा, जैसे इसको क्या कहते हैं? गोल्ड कहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होगा? ऑरम, ठीक है, ऑरम हो जाएगा, इसको ऑरम कहा जाता है। वहीं पर एजी है तो यहाँ का क्या होगा? अजेटेनम कहा जाता है, ठीक है, अजेटेनम, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका? सिल्वर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिल्वर, ये चीजें, ठीक। तो ये हो गया आपका सोने और चांदी का लैटिन नामों के आधार पर किस सही रासायनिक प्रतीक? तो एयू और एजी हो जाएंगे, ठीक है। देखिए फिर अगला क्या है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार है, कि संयोजकता है? तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, मतलब कि किसा कोई तत्व है, ठीक है, जैसे कार्बन है, उसके क्या है? तत्व है, ठीक है, उसके जो केंद्र में, ठीक है, यहाँ पर केंद्र में उपस्थित है प्रोटॉन और क्या है? न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक कहा जाता है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक कहा जाता है। इसमें क्या होता है? यहाँ पर जो केंद्रक है, सेंट्रल है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? न्यूक्लियस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या स्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन, ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे? परमाणु क्रमांक कहलाएंगे, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? आपके परमाणु क्रमांक कहलाएंगे। फिर अगला देखिए, किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या निम्न में से किसके योग के बराबर होती है? अभी मैंने आपको बताया कि जो परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसके योग के बराबर होती है? तो यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, या फिर केवल प्रोटॉन की संख्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि परमाणु, ठीक है, यहाँ पर क्या है? परमाणु के नाभिक में मुख्य रूप से कौन से उप परमाणु जो परमाणु है कण उपस्थित होते हैं? तो पहला क्या है यहाँ पर ऑप्शन में? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, या केवल न्यूट्रॉन होंगे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि कौन से उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे आपके? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियॉन बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, किसी तत्व की दूसरे तत्व के साथ संयोग करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कोई तत्व है, ठीक है, अब वो दूसरे तत्व के साथ क्या कर रहा है? संयोग कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो परमाणु क्रमांक कहा जाएगा, संयोजकता कहा जाएगा, या फिर सक्रियता, या फिर परमाणुकता? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? संयोजकता हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? संयोजकता, मतलब कि एक तत्व है दूसरे तत्व के साथ क्या कर रहा है? संयोग कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे कि एक तत्व, यहाँ पर क्या होगा? एक तत्व है, ठीक है, अब यहाँ पर एक दूसरे तत्व के साथ संयोग कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो गया 2H,
ठीक, ये क्या हो जाएगा 2, ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2-2 या ये क्या कर रहे हैं संयोग कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका संयोजकता कहलाएगा, ठीक है? ये चीज़ है। चलिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन-सा एक द्विसंयोजित तत्व है जिसकी संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। देखिए, पहला क्या है सोडियम है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या है मैग्नीशियम है, फिर उसके बाद क्या है एल्यूमीनियम है, फिर उसके बाद क्या है क्लोरीन है, ठीक है? अब इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक द्विसंयोजित तत्व है जिसकी संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। अब देखिए संयोजकता मतलब क्या होता है वैलेंसी मतलब कि इसमें जो ऑक्सीकरण जो संख्या हम कहते हैं ना 2 है, किसी की 4 है, ये क्या है? तो इसमें जो रहता है कितनी संयोजित तत्व है जिसकी संयोजकता होती कितनी होती है 2 होती। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जैसे कि देखिए मैग्नीशियम है, ठीक है? ठीक, वहाँ पर क्या हो जाएगा मैग्नीशियम होगा, उसकी संयोजकता कितनी होती है 2 होती है। अब कैसे होती है इसका परमाणु क्रमांक जैसे कितना हो जाएगा आपका 12 है, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे जैसे 2 हो गया, 8 हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद 2 ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो कैसे होगा 2 होगा, 8 होगा, 2 अंतिम में क्या बचा है जैसे हमने कक्ष पढ़ा था, कौन से कक्ष पढ़ा था? K है, L है, M है, फिर N है, ठीक है? इसमें हो गया आपका 2 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर उसके बाद 18 हो गया, फिर 32 हो गया। इस प्रकार से जो कक्षाएँ हैं, ठीक है? इस हमने देखा था। तो यहाँ पर कितने हैं? जैसे 2 है, 8 है, फिर लास्ट में अंतिम में कितने बचे? 2 बचा। ठीक, तो वही उसकी क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। ठीक है? ये क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम का जो संयोजकता है वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? अमोनिया है, ठीक है? NH3 के एक अणु में से, ठीक है? अमोनिया के एक अणु में से, ठीक है? नाइट्रोजन तत्व की संयोजकता कितनी होती है? तो यहाँ पर कितना है? 1 है, फिर 2 है, फिर उसके बाद कितना है? यहाँ पर 3 है, फिर 4 है। अब किसका पूछा है? जैसे कि अमोनिया है, अब उसका कितना संयोजकता संख्या पूछा है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है? अमोनिया है, ठीक? फिर उसके बाद क्या है कि अणु में नाइट्रोजन तत्व की संयोजकता कितनी है? ठीक है? ये पूछ रहा है आपसे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? NH3 है। अब इसमें का इसका पूछा है, ठीक है? तो यहाँ पर इसकी जो संयोजकता है वो कितनी हो जाएगी? जैसे यहाँ पर कितना है 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन-सा धातु तत्व परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर कौन-कौन सा ऑप्शन है? तो देखिए यहाँ पर क्या है? सोडियम है, कैल्शियम है, कॉपर है, फिर उसके बाद क्या है? एल्यूमीनियम है। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा? आपका कॉपर है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉपर। कैसे हो जाएगा? तो देखिए इसके क्या होंगे? 2 होंगे, ठीक है? कैसे होंगे 2? तो देखिए यहाँ पर क्या है? कॉपर है जो परिवर्तनशील है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉपर का एक क्या होता है? क्यूप्रिक होता है और क्या होता है? एक तो क्यूप्रस होता है। ठीक है, क्यूप्रस होता है। इसका कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा, ठीक है? तो ये क्या होते हैं? परिवर्तनशील है मतलब क्या है? अलग-अलग है, ठीक है? इसलिए ये क्या हो जाएगा? आपका कॉपर जो है वो क्या हो जाएगा? परिवर्तनशील इसका संयोजकता हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित करता है, मतलब क्या होगी? अलग-अलग, जैसे क्यूप्रस का अलग हो गया, क्यूप्रिक का अलग हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है? चलिए। अगला अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर शुद्ध रूप से कोई धन या ऋण आवेश होता है क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपका क्या है? अणु है, फिर उसके बाद क्या है? आयन है, फिर उसके बाद क्या है? समस्थानिक है, फिर उसके बाद क्या है? उदासीन परमाणु है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर आपका होगा आयन, ठीक है? यहाँ पर आपका क्या होगा आंसर? आयन। कैसे होगा? जैसे कि हमने क्या किया, जैसे कि एक परमाणु है, ठीक है? परमाणु का समूह है, तो उसमें होता है ना कि ऋण आवेश लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद नेगेटिव लग रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है? आयन कहते हैं, धन आयन, ऋण आयन, ठीक है? तो यहाँ पर जो आवेश लग रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? आयन कहा जाएगा, जैसे कि धन आवेश आयन हो जाएगा, ठीक है? धन आवेश या फिर कह सकते हैं धन आयन, ठीक है? ये चीजें, ये चीज। अब देखिए सोडियम फास्फेट है का सही जो रासायनिक जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या है? Na PO4 है, फिर क्या है? Na2PO4 है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? Na3PO4 है, फिर उसके बाद क्या है? Na, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? PO4, उसके बाद क्या हो जाएगा?
3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या होगा, Na-PO4 है, फिर Na2PO4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na3PO4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सोडियम फास्फेट हो जाएगा। ठीक है, का रासायनिक जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा, Na3PO4। ठीक है, ये चीजें। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट का सही रासायनिक सूत्र क्या है, तो यहाँ पर क्या है, AlSO4 है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, Al2SO4 है, फिर उसके बाद क्या है, AlSO4 फिर 3 है, फिर यहाँ पर क्या है, Al2SO4 फिर उसके बाद क्या है, 3 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एल्यूमिनियम सल्फेट का सही रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, Al2SO4 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट की क्या है कि एक सूत्र इकाई में कुल कितने परमाणु उपस्थित हैं। कैल्शियम क्या है, कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कैल्शियम है कार्बोनेट, इसका जो क्या बोल रहा है, इकाई में कुल कितने परमाणु हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का ना कुल कितना वो पूछ रहा है आपका ये। ठीक है, परमाणु संख्या जो है वो कितना पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो देखिए कैल्शियम का क्या हो जाएगा, कितनी हो जाएगी, वैलेंसी जो रहती है कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, कार्बन का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो गया। फिर जो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबको अगर मैं जोड़ूंगी तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसके जो परमाणु जो संख्या है, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, आपकी 5 हो जाएगी। कितने परमाणु जो है, कुल कितने परमाणु उपस्थित होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 5 होते हैं। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट है का सही रासायनिक सूत्र कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, Ca3PO4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका सही रासायनिक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका सूत्र हो जाएगा, रासायनिक जो सूत्र है वो क्या होगा, Ca3PO4 2 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए किस समस्थानिक, ठीक है, किस समस्थानिक को वैश्विक मानक के रूप में स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन 12, ठीक है, C12 हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन क्या है, 1 हो गया, या फिर H1, ठीक है, ऑक्सीजन है 16 है, फिर नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, 14। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, कार्बन जो है वो 12 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, मापने के लिए किस समस्थानिक को वैश्विक, इसको क्या किया गया, वैश्विक मानक दिया गया। ठीक है, मापने के लिए। ठीक, ये क्या किया जाएगा, इसको वैश्विक मापन दिया गया है मापने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन कौन सा दिया है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई की सटीक परिभाषा क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला क्या लिखा है कि हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कार्बन जो है 12 परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन क्या होगा, 16 परमाणु के द्रव्यमान का 1/16वां भाग होता है। हीलियम परमाणु का चौथाई भाग होता है। तो यहाँ पर जो आपका सही जो परिभाषा है वो क्या बैठेगा, कार्बन 12 हो जाएगा, जो परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां हिस्सा होगा, मतलब कि क्या होगा, 1/12वां, इसमें ना तो आधा होगा, ठीक है, आधा इसमें नहीं होगा, ना ही 1/4 होगा। ठीक है, ये चीजें। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जल है, ठीक है, H2O का आणविक द्रव्यमान, ठीक है, का आणविक द्रव्यमान का मास कितना होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, H2 है तो उसका कितना हो जाएगा, 2, O का कितना होता है, 16 होता है, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18U हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी जो रहेगा वो क्या होगा, सही आंसर आएगा। ठीक है, फिर नाइट्रिक अम्ल जो है, ठीक है, का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर कितना कितना दे दिया है, H है वो कितना है, 1 दे दिया है। ठीक है, N दे दिया है, वो कितना दे दिया, 14 दे दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर O कितना दे दिया है, यहाँ पर 16। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जैसे कि नाइट्रिक अम्ल है, ठीक, यहाँ पर कितना है, आपको आणविक द्रव्यमान का ज्ञात करना है मान। ठीक है, तो जैसे कि मैं अगर इन सबको प्लस करती हूँ, कितना है, 14 है, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना है, 6। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना है, 1। ठीक है, इन सबको अगर मैं प्लस करती हूँ, 1 आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना, 31 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर क्या है, 45U है, फिर उसके बाद 63U है, फिर 80U है, फिर उसके बाद 100U है। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, जैसे कि यहाँ पर क्या है, HNO3 है। ठीक है, तो यहाँ पर O3 कितना है, ये है। ठीक है, यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा, 16। ठीक, ये हो गया आपका, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मिनट इसको अच्छे से बता देते हैं।
देखिए यहाँ पर क्या है, H है, N है, O3, इसका कितना दे दिया, 1 दे दिया है, इसका कितना दे दिया, 14 दे दिया, इसका कितना दे दिया, 16। लेकिन जो ये 3 दिया है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 दिया है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 48 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पर कितना है, 14 है, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 48। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 यू आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, 63 यू आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें। अब देखिए अगला क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन गैस, ठीक है, का एक अणु हीलियम के एक परमाणु से कितना गुना भारी होता है। तो यहाँ पर कितना है, 2 गुना है, 4 गुना है, 8 गुना है कि 16 गुना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 8 गुना। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 गुना क्या होता है, हीलियम परमाणु से वो क्या होगा, भारी होता है। ठीक है, चलिए। कहते हैं ना जो सबसे हल्की गैस कौन-सी होती है? हीलियम होती है, मतलब कि उससे क्या हो जाएगा, भारी होगा, ठीक है? कौन-सा हो जाएगा, ऑक्सीजन किससे कितना गुना होगा उससे भारी? 8 गुना जो रहेगा वो क्या होगा, भारी रहेगा, ठीक है? चलिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी तत्व या यौगिक के एक अणु में विद्यमान कुल परमाणु की संख्या को क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पर क्या है, किसी तत्व या यौगिक, ठीक है, तत्व रहेंगे और क्या है, यौगिक के एक अणु में विद्यमान कुल परमाणुओं की संख्या को, कुल क्या बोल रहा है, परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे संयोजकता है, सक्रियता है, परमाणुकता है कि मोलरता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा, सही, परमाणुकता जो रहेगा वो क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक में एक परमाणु अणु के रूप में रहता है। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, फिर क्या है, ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर आर्गन है। तो यहाँ पर आपका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है, जैसे ये जो तत्व है, ठीक है, ये जो प्राकृतिक में एक परमाणु अणु के रूप में रहता है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, प्राकृतिक में परमाणु अणु के रूप में रहता है। ठीक है, चलिए। अब देखिए ओजोन है और फास्फोरस की परमाणुकता क्रमशः कितनी होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, द्विपरमाणुक और त्रिपरमाणुक होती है। त्रिपरमाणुक और क्या हो जाएगा, चतुर्परमाणुक होती है। कि चतुर्परमाणुक और क्या होगा, अष्टपरमाणुक होती है कि दोनों त्रिपरमाणुक होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, द्विपरमाणुक और त्रिपरमाणुक है, फिर त्रिपरमाणुक और चतुर्परमाणुक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका त्रिपरमाणुक हो जाएगा और चतुर्परमाणुक हो जाएगा। ठीक है, क्रमशः कितनी होती है, त्रिपरमाणुक और चतुर्परमाणुक में होती है। ठीक है, फिर अगले देखिए यहाँ पर क्या है, मानक ताप एवं दाब पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 1 मोल बराबर कितना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 1 मोल बराबर कितना होता है। ठीक, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ताप एवं दाब का जो मानक रूप है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन, जैसे कि 11.2 है, ठीक है, एल, फिर उसके बाद 22 पॉइंट क्या है, 4 है, फिर 44.8 है, फिर 2.24 एल। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, 1 मोल इक्वल टू कितना होता है, 22 पॉइंट क्या होगा, 4 क्या हो जाएगा, लीटर। ठीक है, ये चीज़ है। ये क्या हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। वो क्या होता है, 1 मोल बराबर होता है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर क्या है, एसटीपी पर जो 44 ग्राम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, CO2 गैस का आयतन कितना होता है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, और CO2 का मोलर द्रव्यमान आपको दे दिया गया है कितना, 44 ग्राम। तो यहाँ पर आपको कौन सा मतलब कितना आंसर आ जाएगा, तो 11.2 एल होगा कि यहाँ पर 22.4 एल होगा कि 44.8 एल होगा, 2.241 एल होगा। तो देखिए यहाँ पर आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर आपका होगा क्या, इसको सॉल्यूशन करके बोलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 44 ग्राम दे दिया है और यहाँ पर किसका दे दिया है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 44 अपॉन क्या करेंगे, 44। इसको मैं अगर डिवाइड करती हूँ तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 मोल बराबर कितना होता है, 22.4 होता है एल। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22.4 एल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपका क्या होगा, आंसर।
देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित कणों की निश्चित संख्या को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो कणों की जो निश्चित संख्या है, ठीक है? जैसे कि क्या हो जाएगा, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है? उसकी जो निश्चित संख्या है उसको क्या कहा जाता है? अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है, ठीक है? अवोगाद्रो संख्या का सही वैज्ञानिक मान कितना होता है? ये क्या हो जाएगा, 6.022 into 10 की पावर 23 होता है, ठीक है? फिर उसके बाद अगला क्या है, जैसे कि 0.5 मोल जल H2O का ग्राम द्रव्यमान कितना होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H बराबर 1 है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना दे दिए, 1 दे दिया है, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का कितना दे दिए, 16, ठीक है? इसका क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर कितना दे दिए, 1 दे दिया है, ये कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है? ये 2 हो गए, प्लस यहाँ पर 16 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है? ये चीज़ है। अब फिर उसके बाद अगला दे दिया है क्वेश्चन की 11.5 ग्राम सोडियम है, धातु में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे दिया है, 11 पॉइंट क्या दे दिया, 5 दे दिया, ठीक है? इसमें क्या है, आपको यहाँ पर मोलों की संख्या है 11.5 है। सोडियम का परमाणु जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, 23 होता है। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, जैसे कि 0 पॉइंट यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 0.5 आ जाएगा, ठीक? तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 0.5 मोल हो जाएंगे, ठीक है? अब देखिए अगला नंबर क्या है, 1.8 ग्राम जल है, ठीक है? में उपस्थित जल के अणुओं की कुल संख्या, ठीक है? जल के अणुओं की कुल संख्या कितनी होगी? ठीक, 1 पॉइंट क्या है, 8 ग्राम है, ठीक? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो 6.022 गुणे 10 की घात क्या है, 23 है। फिर 6.022 गुणे क्या है, 10 की घात 22 है। फिर यहाँ पर 6.022 गुणे क्या है, यहाँ पर 10 की घात 21 है, और यहाँ पर 1.8 इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 6.022 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगी, 22 हो जाएगी, ठीक है? ये चीजें, तो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। तो देखिए हमने क्या-क्या देखा, तो देखिए हमने पूरे जो क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है, इसका पूरा मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि कौन-सा क्या होगा, ठीक है, सारी चीज़ें। तो इसी से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड आते हैं, आपके न्यूमेरिकल भी मैंने आपको बताया, ठीक है? जो मतलब कि वन लाइनर जो फैक्ट होते हैं, उस पर आधारित भी मैंने आपको क्वेश्चन भी करा दिए, ठीक है? पूरा मतलब कि इसी पर आधारित आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है? तो इसे पूरा देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर पर। Thank you so much.